So previously we have been completed up to the cardiac cycle, which is quite a tricky part of this chapter, but we've completed all and from where the examiner framed the questions. ठीक है, we see everything, and the beauty about our reading is that together with the cardiac cycle we also completed the ECG as well. ठीक है, तो हमें ECG का तो पहले से पता है, लेकिन हम NCERT को फिर से पढ़ लेते हैं कि ECG से और क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है. ठीक है, जैसे कि हम जब कार्डियक साइकिल को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एट्रियल सिस्टोल जब हमने पढ़ा था, बिकॉज हमने कार्डियक साइकिल में देखा था ना कि पहले जॉइंट डायस्टोल हो रहा था, एट्रियल सिस्टोल, एंड देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था. ठीक है, एट्रियल सिस्टोल है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, अंडरस्टूड था. ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो एट्रिया डायस्टोल में अंडरस्टूड था. ठीक है, तो हमने टुगेदर विद दैट कार्डियक साइकिल हमने ECG पढ़ लिया था. ठीक है, ताकि आसानी हो समझने में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आसानी हो. फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि पी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे एट्रियल सिस्टोल होगा. ठीक है, उसी प्रकार से वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमने देखा था कि QRS जो कॉम्प्लेक्स है वो डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को शो करता है. ठीक है, अच्छा, डीपोलराइजेशन का मतलब सिस्टोल. ठीक है, यहाँ पे इधर उधर मत कर देना. ठीक है, डायस्टोल और डीपोलराइजेशन में कंफ्यूज नहीं. डायस्टोल रिलैक्स हो रहा था, डीपोलराइजेशन एक्टिविटी जनरेट हो रहा था. ठीक है, उसके बाद हमने वेंट्रिकुलर डायस्टोल में देखा था कि टी वेव जो होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है, तो जब भी ECG का फुल फॉर्म आएगा तो हम ग्राफ लगाएंगे. ठीक है, ना कि ग्राम. ठीक है, तो जनरल जो मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है, तो हमें लगता है भाई यही ग्राफ है ना, तो हमें लगता है कि ये ग्राफ है, लेकिन नहीं. जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली में मशीन होता है, और जो ग्राम होता है वो जो ये ऑब्टेन हुआ है इलेक्ट्रिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने जो देखा है, ये जो ऑब्टेन हुआ है दैट इज़ कॉल्ड ग्राम. ठीक है, और जिससे ऑब्टेन हुआ है जो बनाया है तो वो मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, नहीं भी क्या करना है तुम्हें, बस इतना पता हो कि उलट देना है. ठीक है, एग्जाम में जाना उलट देना, बिल्कुल दिमाग नहीं, उलट देना. ठीक है, जहाँ भी करना उलट देना. ठीक है, ग्राफ का ग्राम कर देना, ग्राम का ग्राफ कर देना. ठीक है, मतलब कि ग्राफ मतलब कि मशीन कर देना, ग्राफ हम जनरली ये PQRS और टी वेव सोचते हैं तो उल्टा करके मशीन लगा देना. ठीक है, आंसर आ जाएगा. ठीक है, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद सीन्स फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शोज अ पेशेंट हुक्ड अप विद अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज अ वोल्टेज का ट्रेसेस. ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या शो करता है, तो वोल्टेज का ट्रेस शो करता है. फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, अभी तक आया नहीं है. ऑन अ स्क्रीन एंड मेक साउंड पिप पिप पी एज द पेशेंट गो कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि कार्डियक अरेस्ट में कौन सा साउंड आता है, तो कार्डियक अरेस्ट में पी वाला साउंड आता है. ठीक है, वी नो कि कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट काम करना बंद कर दे. ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में पी साउंड आएगा. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मशीन जिसको हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला इज यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, यहाँ से अ सर्टेन रीजन फ्रेम किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle. यहाँ पे इधर उधर स्टेटमेंट देगा, इधर उधर चेंज करके फंसाने की एग्जामिनर कोशिश करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart. यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन में दे देगा हार्ट रेट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. तो हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट पे लगाएंगे. ठीक है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल की जगह वो कुछ और दे देगा, ड्यूरिंग हार्ट बीट दे देगा. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एग्जामिनर खेल सकता है. ठीक है, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG. ठीक है, हम स्टैंडर्ड ECG के बारे में ही पढ़ेंगे. फिगर जो 18.3 में दिखाया गया है, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स. ठीक है, तो स्टैंडर्ड ECG में कितने इलेक्ट्रिकल लेड्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स होते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ लगते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने ऑरेंज से सर्कल किया है, मतलब कि हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन आ चुका है वहाँ से. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स लगाए जाते हैं, स्टैंडर्ड में लगाए जाते हैं. ठीक है, डिटेल इवैल्यूएशन के लिए हम मल्टीपल लगाएंगे चेस्ट पे, वो हम देखेंगे. ठीक है, तो 3 लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं ये क्वेश्चन आता है. तो वन तो रिस्ट पे लगाते हैं, राइट रिस्ट लेफ्ट रिस्ट में एक लगा देते हैं. ठीक है, रिस्ट पे लगाते हैं एक और एक लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं. ठीक है, लेफ्ट की जगह वो राइट कर देगा. कैसे याद करेंगे, हमें पता है कि हार्ट जो है, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में होता है बीच में. ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ. ठीक है, उसीलिए कार्डियक नॉच हमने लंग्स में देखा था, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है. ठीक है, तो उससे लेफ्ट एंकल लगा लो. ठीक
ठीक है, दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे कंटिन्यूअस की जगह कुछ और कर देगा कि ईसीजी भाई ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है हार्ट एक्टिविटी को, ठीक है। फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन, अगर डिटेल इवैल्यूएशन चाहिए ऑफ द हार्ट फंक्शन, हार्ट के फंक्शन का डिटेल अगर इवैल्यूएशन आपको चाहिए तो मल्टीपल लेड्स को अटैच करेंगे चेस्ट रीजन पे। कहाँ पे? चेस्ट रीजन। एग्जामिनर यहाँ पे इधर उधर करेगा लेकिन इजी है, पता है चेस्ट रीजन पे, ठीक है। हम लगाएंगे आंसर में मल्टीपल लेड्स, ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि तीन तो स्टैंडर्ड में थे, 6 चेस्ट पे लगाए जाते हैं डिटेल इवैल्यूएशन के लिए, तो टोटल 9 हो गए, ठीक है। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी, मतलब कि हम 3 लेड्स लगाएंगे, 2 रिस्ट पे लगाएंगे, 1 लेफ्ट एंकल पे लगाएंगे, ठीक है। ईच पीक इन द ईसीजी इज डिफाइंड व्हेन the letter P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart, ठीक है। तो एक ECG में, ठीक है, ECG कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ECG आइडेंटिफाई करने का तरीका कैसे है? बिकॉज ऐसे बहुत सारे लाइन आ जाएंगे, तो कैसे हम ECG को आइडेंटिफाई करेंगे? विथ अ लेटर P to T correspond to a specific electrical activity of the heart, ठीक है। तो लेटर P से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और T तक जाएंगे, ठीक है, और ये एक हमारा ECG हो गया, ठीक है, ये एक ECG हो गया, ठीक है, लेटर P से T, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट पीक जो होता है P वेव होता है, जो लास्ट वेव होता है T वेव होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। नाउ P वेव से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो सब पता ही है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन भी आता है। द P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन को हमने क्या बोला था? और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है। The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria. तो हमें पता है P wave क्या दिखाता है? Depolarization of the both atria, ठीक है, और depolarization को excitation बोलते हैं, ठीक है। इससे atria जाके बाद में पहले depolarization हुआ, करंट गया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अब atria सिस्टोल होगा, ठीक है, ऑफ द एट्रिया, ठीक है। हमें पता था कि SAN ने 70 से 75 बीट्स पर मिनट जनरेट किया, ठीक है, जिससे P वेव निकला, मतलब कि डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया हुआ, हमें पता चल गया, और इससे सिस्टोल हुआ जो कि 0.1 सेकेंड का होता है, और एट्रिया डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होता है, ठीक है, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया, ठीक है, द QRX कॉम्प्लेक्स। तो हमने P वेव का देख लिया, अब बात करते हैं QRX कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। इसमें 3 है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको वेव नहीं बोलते हैं, ठीक है। Q वेव, RS वेव, एस वेव, तो टुगेदर मिला के कॉम्प्लेक्स, QRX कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइटेशन होता है, तो हमें पता है QRX कॉम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है, जिससे जाके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे एग्जामिनर लिखा विच इनिशिएट, मतलब कि पहले डीपोलराइजेशन होगा और डीपोलराइजेशन इनिशिएट करेगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्स्ट्रक्शन मतलब कि वेंट्रिकल के सिस्टोल को वो करेगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, ठीक है। अच्छा, तो वेंट्रिकल का जो अगर स्पेसिफिकली अगर पूछे वेंट्रिकल का सिस्टोल कब होता है, ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कब स्टार्ट कब होता है? क्वेश्चन पूछेगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब है स्टार्ट कब होता है, ठीक है, तो ये शॉर्टली आफ्टर Q वेव, मतलब कि Q वेव के बाद, मतलब कि यहाँ पे आके ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करेगा? बिफोर Q वेव कर देगा, एट Q वेव बोलेगा कि वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करके होता है वेंट्रिकल का सिस्टोल QRS, लेकिन वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होने वाला है ये कौन बताएगा? तो Q वेव, शॉर्टली आफ्टर Q वेव, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ पे खेलेगा, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q वेव, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल स्टार्ट होगा आफ्टर Q वेव, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, वेंट्रिकल की बात कर रही है, ठीक है। द T वेव की अब बात करेंगे, ठीक है। हमने एट्रिया सिस्टोल देख लिया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल देख लिया, और हमें पता था कि अगर एट्रिया सिस्टोल है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होगा, एट्रिया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो एट्रिया उस समय डायस्टोल में होगा, ठीक है। लास्ट वेव की बात करेंगे, ठीक है। द T वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेशन टू नॉर्मल स्टेट, ठीक है, और इसको हम रीपोलराइजेशन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एट्रियल रिपोलराइजेशन ऐसा कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। तो T वेव क्या मार्क करता है? तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो T वेव रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल जो कि एक्साइट से नॉर्मल स्टेट, मतलब कि सिस्टोल से डायस्टोल में जाने वाला है, जिसको रिपोलराइजेशन बोले हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल करंट निकलेगा, ठीक है,
ये जाएगा हमारे मसल्स के पास, ठीक है, एंड देन मसल्स का डायस्टोल होगा जिसको हमने रीपोलराइजेशन बोला टी वेव से, ठीक है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, नीट का क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या लगता है टी वेव का मतलब कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो भाई ये तो रीपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, एंड ऑफ टी वेव यहाँ तक। देखा हमने यहाँ पे देखा एट्रिया का सिस्टोल चल रहा था, ठीक है, एट्रिया का सिस्टोल चल रहा था, यहाँ पे वेंट्रिकल का सिस्टोल। देखो एट्रिया ने एक्शन पोटेंशियल निकाला, मतलब कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो भाई तो वो तो करेंट था ना, मसल तो ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0.1 मतलब कि यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है, और ये वेव हमारा निकल गया जो कि पी वेव था, जिससे एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, ठीक है, हमने देखा कि वेंट्रिकल से वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हुआ, तो यहाँ से इतना करंट निकला, वोल्टेज हमने ये देख लिया, और यहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ तक, ठीक है। और हमने देखा कि एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है, तो यहाँ तक ये एंड आ गया टी वेव, ठीक है, और यहाँ पे जाके हमारा सिस्टोल खत्म हो गया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया, मतलब कि डीपोलराइजेशन खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमको कुछ और लग जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थे, ठीक है, कि द कहाँ गया टी वेव, हाँ, टी वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर, टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है, यहाँ पे सिस्टोल लिखा है, एंट्रियम वेंट्रिकल नहीं लिखा, लेकिन वेंट्रिकल मान के चलो, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर पोटेंशियल जनरेटेड बाय द रिकवरी ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम द डीपोलराइजेशन स्टेट, ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है बाय द रिकवरी ऑफ वेंट्रिकल, रिकवरी को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी मतलब डायस्टोल में रिकवरी हो रहा है ना, फ्रॉम द डीपोलराइजेशन स्टेट, मतलब कि डीपोलराइजेशन स्टेट से जो रिकवरी हो रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे अगर क्वेश्चन फ्रेम कर दें तो हम टी वेव लगा देंगे कि टी वेव में पोटेंशियल है यहाँ पे जनरेट हुआ बाय द रिकवरी ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे वेंट्रिकल रिकवर हो रहा है, बिकॉज हमें पता है ये रीपोलराइजेशन है, मतलब कि वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, ठीक है, फ्रॉम द डीपोलराइजेशन स्टेट, तो इससे रिकवर होने की चाह रख रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा करके ये फ्रेम कर सकते हैं, वैसे इसमें घुमाने लायक नहीं था लेकिन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट द टी वेव हो गया, ऑब्वियसली बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटर्मिन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, तो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम हार्ट बीट रेट को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि मान लो दो ऐसे निकलते हैं, ठीक है, तो ऐसे हम काउंट कर लेंगे, बिकॉज ये लंबा है तो देखने में आसानी है, तो इसको काउंट कर लेंगे तो हार्ट बीट हमें पता चल जाएगा, ठीक है, तो 72 टाइम्स क्यूआरएस निकलना चाहिए, ठीक है, तो अगर हार्ट अच्छा है, ठीक है, एन इंडिविजुअल, ठीक है, डिटर्मिन द हार्ट रेट, ठीक है, एन इंडिविजुअल का हार्ट रेट हमने देख लिया, ठीक है। सिंस स्टेटमेंट यहाँ से आएगा, सिंस द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम अ डिफरेंट इंडिविजुअल हैव द रफली सेम शेप फॉर अ गिवन लेड कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो जो ईसीजी होता है, ठीक है, जो हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल से, एग्जामिनर क्या करेगा यहाँ पे ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ क्या खेलेगा, तो ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल्स है रफली द सेम की जगह डिफरेंट शेप फॉर गिवन कन्फिग्रेशन कर देगा, नहीं, बिकॉज ईसीजी हम क्यों करते हैं, बिकॉज सेम मिलता है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन अगर पता चल जाए तब ना हम देखेंगे कि एबनॉर्मलिटी और डिजीज है, तो यहाँ से स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि दैट द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम अ डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम, यहाँ पे डिफरेंट कर देगा, सेम शेप फॉर गिवन लेड कन्फिग्रेशन, ये असर्शन हो गया, ठीक है। एनी मतलब कि यहाँ से रीजन बन सकता है, ठीक है। असर्शन में हमने देखा कि ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम अ डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लेड कन्फिग्रेशन, असर्शन। रीजन में क्या होगा, डिविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स अ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिजीज, ठीक है। और इसमें अगर डिविएशन हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि कोई एबनॉर्मलिटी है हार्ट का, ठीक है, डिजीज़ है कोई, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे कौन कौन सा डिजीज़ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। हैंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जैसे हमने लब डब मतलब कि साउंड का भी देखा था क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और ईसीजी का भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनर सिग्निफिकेंस को इनसिग्निफिकेंस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अब थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से बनाया जा सकता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब कि फर्स्ट पिक पी वेव होता है, लास्ट पिक क्या होता है, टी वेव होता है, ठीक है। हमने देखा डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब डीपोलराइजेशन से ही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम बोल देंगे फॉलोड बाई डीपोलराइजेशन फॉलोड बाई सिस्टोल, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं,
तो डीपोलराइजेशन से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या बोला, सिस्टोल, ठीक है। रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्स, ठीक है, आर से याद कर लेंगे, और रिलैक्स का मतलब डायस्टोल, ठीक है। कार्डियक साइकिल से हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। हमने देखा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करने से हमें एक पल्स रेट या फिर एक हार्ट रेट मिल जाता है। यहाँ पे हार्ट रेट लिखा है, लेकिन हार्ट रेट पल्स रेट इज द सेम, ठीक है, या फिर वेंट्रिकुलर बीट बोल दो, एपेक्स बीट बोल दो, सेम है, ठीक है। हमने देखा ये पूरा जो है एट्रियम है, ठीक है, ऑरिकल्स है ये। तो अगर क्वेश्चन में इधर उधर आ जाए कि पी वेव एलिवेटेड है, पी वेव डाउन है, या फिर कुछ भी आ जाए, तो हमें पता है कि ये एट्रिया है, ठीक है, मतलब कि एट्रिया में कुछ प्रॉब्लम है, हम बता देंगे, मतलब कि एट्रिया में प्रॉब्लम है, मतलब कि एसएएन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एसएएन ही तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो एसएएन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्यूआरएस से यहाँ तक है ये वेंट्रिकल का है, ठीक है, वेंट्रिकल यहाँ पे सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, एस से टी तक कोई प्रॉब्लम आया या फिर क्यूआरएस में प्रॉब्लम आ गया, तो हम बोल देंगे कि वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या फिर मान लो कि चलो आगे अभी देख लेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका। यहाँ पे ये पूरा वेंट्रिकल है, तो कुछ भी पूछ दे तो हम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, वेंट्रिकल से रिलेटेड वो डालेंगे, ठीक है। तो हमने देखा एसएएन भाई ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि एसएएन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एसएएन ने जनरेट किया तो एट्रिया डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। बोथ एट्रिया 0.1 सेकंड का होता है, मतलब कि 0.7 सेकंड एट्रिया डायस्टोल में रहेगा, ठीक है। पी वेव निकला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एट्रियल सिस्टोल चल रहा है, मतलब कि मतलब कि ये तो डीपोलराइजेशन और इसकी वजह से यहाँ तक सिस्टोल चल रहा है एट्रिया का, ठीक है। फर्स्ट पिक है ये पी वेव, आर वेव, टी वेव प्लस होता है, क्यू एस नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो क्वेश्चन आएगा कि पी वेव, ठीक है, और क्यू वेव अगर प्रोलोंग हो जाए, मतलब कि फैल जाए, पी क्यू वेव फैल जाए तो क्या होगा, तो क्वेश्चन आएगा कि प्रोलोंग पी क्यू वेव क्या इंडिकेट करता है। तो हमें पता है कि दैट इज़ द एट्रिया वाला पार्ट है, मतलब कि एसएएन वगैरह में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। तो प्रोलोंग अगर पी क्यू है, ज़्यादा पी क्यू आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि स्लो कंडक्शन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल ड्यू टू द डिले कंडक्शन थ्रू एवीएन, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि स्लो कंडक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में, बिकॉज पी क्यू बुला हुआ है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कुछ स्लो कंडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिले कंडक्शन थ्रू एवीएन। तो एवीएन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि एसएएन से एवीएन में जाने में कुछ डिले हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया। अच्छा, क्यू वेव नीचे गया, क्यों गया? बिकॉज 0.1 सेकंड का डिले होता है। कौन कराता है डिले? एवीएन, इसीलिए उसको पेस सेटलर बोलते हैं, ठीक है। डिले क्यों होता है? ताकि एट्रिया फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्लड पूरा वेंट्रिकल में जाए बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। हमने देख लिया था, नीट का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूआरएस हमने देखा, एक पल्स रेट होता है, एक हार्ट रेट होता है, ठीक है। और हमने पता है कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब कि वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होता है, मतलब कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और हमें पता है कि जब आइसोवोल्यूमेट्रिक, ठीक है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होता है, ठीक है, मतलब कि सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट साउंड आएगा जो कि है लब। बिकॉज हमें पता है अगर वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, ठीक है, प्रेशर कब बढ़ता है? सिस्टोल में बढ़ता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल का प्रेशर जब बढ़ता है, ठीक है, तो एवी क्लोज हो जाता है ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द ऑरिकल्स ना हो, ठीक है। और एसएलवी सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाता है, हमें पता है, ठीक है। और ये क्यूआरएस हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्यूआरएस 3 है तो 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा एंड ऑफ टी वे मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। क्यों होता है हमने देख लिया, यहाँ से यहाँ तक सिस्टोल चल रहा है वेंट्रिकल का, ठीक है, बिकॉज ये तो वोल्टेज था ना, यहाँ तक मसल सिस्टोल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टी वेव की हम बात करेंगे, ठीक है। टी वेव जो है वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन है, मतलब कि वेंट्रिकल का डायस्टोल है, हमें पता है। तो 3% सिस्टोल किया था तो 0.5 सेकेंड डायस्टोल करेगा, ठीक है, माइक्रो सेकेंड बोल दो, ठीक है। और हमें पता है कि जब वेंट्रिकल का जब वेंट्रिकल डायस्टोल करता है, मतलब कि वेंट्रिकल का प्रेशर जो है कम हो जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है। और हमें पता है जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो एवी तो ओपन हो जाएगा बिकॉज उधर से ब्लड निकाल रहा है प्रेशर, ठीक है, तो वेंट्रिकल फिलिंग होने लगेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेमिलुनर वाल्व है ये बंद हो जाएगा, और जब बंद होगा तो सेकेंड साउंड आएगा। बंद इसलिए होगा ताकि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में ना हो, ठीक है। और बंद क्यों होगा? बंद
क्यों होगा हमने देख लिया, ठीक है। और बंद होगा तो हमें पता है जब दरवाज़ा बंद होता है तो आवाज़ आएगा, तो सेमिल्यूनर क्लोज होगा बिकॉज वेंट्रिकल का प्रेशर लो है, तो हमें आवाज़ आएगा जो कि S2 होगा, जो कि धीरे देर के लिए होगा लेकिन तेज़ आवाज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं किधर क्या, अगर वाइड एंड प्रोलॉन्ग QRS हो गया, ठीक है, तो हमने PQ का देख लिया। अगर QRS में हो गया मतलब कि भाई वेंट्रिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है, और हमें पता था वेंट्रिकल्स में बंडल ब्रांच जो स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो बंडल ब्रांच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, बंडल ब्रांच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया या फिर पुरकंजी फाइबर में कोई दिक्कत है, तो इसकी वजह से प्रोलॉन्ग QRS हो रहा है, डिले हो रहा है डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स का, ठीक है। अगर ST एलिवेट हो गया, ठीक है, ये ST अगर एलिवेट हो गया, उठ गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया, तो हम बोल देंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, हार्ट अटैक है बोल देंगे, ठीक है। और इंडिकेट कोरोनरी CAD अथीरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बिकॉज हमें पता है अथीरोस्क्लेरोसिस एट्रिया में होता है, वेंट्रिकल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो ST एलिवेशन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिड्यूस साइज ऑफ T वेव, ठीक है, तो वहाँ पे T वेव पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कि रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कोरोनरी इस्कीमिया इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर डिप्रेस्ड ST है, ठीक है, अगर ये ST डिप्रेस हो गया, ठीक है, तो हमें पता है ये वेंट्रिकल का रीजन है, ठीक है। और हमें पता है कि हार्ट डिप्रेस ST हो गया मतलब कि हार्ट पंप जल्दी नहीं कर रहा है, ठीक है, हार्ट जो है पंप नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिस्टोल यहाँ पे डायस्टोल, हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है डिप्रेस ST मतलब हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर यहाँ पे होगा, ठीक है, हार्ट फेलियर, ठीक है। और हार्ट फेलियर क्यों होता है, कंजेशन ऑफ द लंग्स की वजह से होता है, ना कि हार्ट की वजह से होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते थे, ठीक है, ये काटो, हार्ट फेलियर जो है कंजेशन ऑफ द लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स में कंजेशन हो जाता है, ना कि हार्ट में। एग्जामिनर कंजेशन ऑफ द हार्ट कर देगा, ठीक है, हार्ट फेलियर में, ठीक है। देखो ये हार्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये गया पाइप, एक एओर्टा का गया, डोर्सल एओर्टा, ठीक है। तो देखो हार्ट, ठीक है, कंजेशन ऑफ द हार्ट हो जाता है, कंजेशन ऑफ द लंग्स हो जाता है, ठीक है। अगर वेंट्रिकल्स ठीक से पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल्स ठीक से पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगा, ठीक है, इनफ प्रेशर ये जनरेट नहीं कर पा रहे हैं वेंट्रिकल्स, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगा, ठीक है। और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है भाई, यहाँ से ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में तो जा नहीं रहा है ब्लड, ठीक है। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अब इकट्ठा हो रहा है तो भाई ये तो इधर फेंकेगा, तो इधर ये पूरा ब्लॉक हो गया, एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी वगैरह ब्लॉक, और यहाँ से लंग्स, यहाँ पे पूरा लंग्स में चला गया ब्लड, ठीक है। और यहाँ से भी ब्लड यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब कि इधर से लंग्स पे फोर्स लग रहा है, तो कंजेशन ऑफ द लंग्स हो गया, जिसको हम हार्ट फेलियर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते थे हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। अगर हमें हमने पीछे देखा था, ठीक है, तो प्रीवियसली हमने देखा था कि सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें, सर्कुलेटरी पैटर्न की बात करें, तो हम दो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। एंड व्हेन द एग्जामिनर टॉक्स अबाउट द डबल सर्कुलेशन, तब हम पल्मोनरी जो कि स्मॉल सर्किट होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। डबल सर्कुलेशन पढ़ने की पहले हम तीनों वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो हम स्टडी करते हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं। इसमें तीन चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, हार्ट, ठीक है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स कितने होते हैं, एक होता है वेन्स, ठीक है, तो एक होता है आर्टरीज, एक होता है कैपिलरीज, ठीक है। वेन्स जो होते हैं हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट ले जाते हैं, ठीक है, और जो आर्टरीज होते हैं, ठीक है, वो टुवर्ड्स द बॉडी ले जाती है, मतलब कि अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है। और इसमें मेजॉरिटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें मेजॉरिटी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन हमने देखा पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कैपिलरी जो होता है, ठीक है, हमारा हर एक हमारा जो हर एक वेसल्स होगा वो दो चीज़ों से कनेक्ट होगा, एक तो बड़े वाले चीज़ से कनेक्ट होगा, दूसरा एंड जो होगा कैपिलरी से कनेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में, ठीक है, हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गेनिज्म वाले हैं, ठीक है, क्लोज सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म है हम, ठीक है, परम से हमने याद किया था। तो ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली इन फिक्स्ड रूट, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है फिक्स रूट में बहता है, ठीक है, बिकॉज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जिधर चाहिए उधर ही ब्लड वेसल्स जाएगा। तो हमारा जो रूट होता है ब्लड का फ्लो का स्ट्रिक्टली बाय फिक्स रूट होता है। एग्जामिनर यहाँ के फिक्स की जगह कुछ और करेगा, ठीक है, थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है,
आर्टरीज एंड वेन्स, तो यहाँ पे असर्शन रीजन आएगा कि द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट। असर्शन रीजन क्या होगा, क्यों फिक्स रूट में करता है, बिकॉज ब्लड वेसल्स द आर्टरीज एंड वेन्स की मदद से करता है, ठीक है। तो फिक्स रूट होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज ये छोटी मोटी चीज़ें हमें नहीं पता चलता है, ठीक है, बिकॉज हर एक सेल्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो अलग अलग रूट पे जाएगा, फिक्स रहेगा सारा रूट, ठीक है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ठीक है। तो आर्टरी वेन में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, लेकिन जो कैपिलरीज होती है उसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, और वो एक लेयर को हम कॉमन लेयर बोलेंगे बिकॉज वो तीनों में होगी, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो इनर होता है, इनर लाइनिंग होता है, देखो 3 पार्ट होते हैं, एक तो ट्यूनिका इंटीमा होता है, ठीक है, जो कि अंदर वाला होता है, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया होता है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडिल वाला पार्ट होता है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि हमने कार्डियो में देखा था, एंडोकार्डियम अंदर वाला, मायोकार्डियम बीच वाला, ठीक है, और बाहर का था एपिकार्डियम, ठीक है। अगर उसके बाहर प्रोटेक्शन का लेयर लगा था, दैट इज पेरिकार्डियम। तो अगर पूछे हार्ट का जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग क्या है, तो पेरिकार्डियम, बिकॉज इट्स अ कवरिंग, और हार्ट का आउटर वॉल कौन सा है, तो एपिकार्डियम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा अंदर वाला, ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडल वाला है, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। अब ये किस किस चीज़ से बने हुए हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूनिका इंटीमा जो कि अंदर वाला है। तो ट्यूनिका इंटीमा जो है, ठीक है, वो इनर लाइनिंग होता है, ठीक है, और ये किस चीज़ से बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एंडोथेलियम से, ठीक है। तो बोल देगा कि ट्यूनिका इंटीमा जो होता है एंडोथेलियम से बना होता है, ठीक है, स्क्वैमस एंडोथेलियम, एग्जामिनर सिर्फ एंडोथेलियम देगा, ठीक है। जैसे कि हम कैपिलरीज पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें सिर्फ एंडोथेलियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंडोथेलियम का होता है, ठीक है, और ये कॉमन होता है, मतलब कि ये वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज तीनों में मिलेगा, और हमें पता है कैपिलरी में सिर्फ एक ही लेयर होता है जो कि ट्यूनिका इंटीमा है, बाकी दोनों नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, ये याद कैसे करेंगे, इनर लाइनिंग, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा इनर होता है, ठीक है, इनर से एंडोथेलियम, इनर एंडो, ठीक है, इनर एंडोथेलियम, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। जो मिडल लेयर होता है, ठीक है, ये जो होता है ट्यूनिका मीडिया, ये 2 चीज़ों से बना होता है, एक तो स्मूथ मसल से बना होता है, तो हमें पता है मिडल वाला कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है, ट्यूनिका जो मीडिया है कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो उसको मसल फाइबर चाहिए ताकि उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो मसल फाइबर का बना होगा, ठीक है, स्मूथ मसल का बना होगा, ठीक है, स्मूथ मसल में ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो स्मूथ मसल का बना होगा, और इलास्टिक फाइबर का बना होगा, इलास्टिक, बिकॉज इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, मतलब कि आर्टरीज के पास प्रॉपर्टी होता है ताकि वो वेजो डाइलेशन, ठीक है, वेजो कॉन्ट्रैक्शन करा दे। अच्छा, वेजो डाइलेशन कौन कराता है, हिस्टामिन कराता है। कौन सिक्रीट करता है, तो बेसोफिल सिक्रीट करता है, ठीक है। वेजो कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, सेरोटोनिन कराता है। कौन सिक्रीट करता है, बेसोफिल करता है। बेसोफिल बाहर कनेक्टिव टिश्यू में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, मास सेल, सेम चीज़ वो सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो जो ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, उसमें स्मूथ मसल होता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन कराना है, और इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिसिटी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। याद करने का और एक तरीका है, मोटा सा इंसान, ठीक है, मोटा मतलब कि ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, मोटा सा इंसान, ठीक है, तो सा से स्मूथ मसल आ जाएगा, सा से स्मूथ मसल आ जाएगा, मोटा सा, ठीक है, मोटा सा से स्मूथ मसल, इंसान से इलास्टिन फाइबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर कोलेजन फाइबर करेगा, भाई कोलेजन का क्या काम है, हमें इलास्टिसिटी चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ये ट्यूनिका मीडिया हो गया, एंड यहाँ से देखना मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड द एक्सटर्नल लेयर, जिसको जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, तो भाई एक्सटर्नल है तो उसको तो थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए चाहिए, तो वहाँ पे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल होता है वहाँ पे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमें देखा यहाँ पे इलास्टिक था, ठीक है, यहाँ पे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, या फिर एग्जामिनर से बोलेगा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, फाइबरस होता है, ठीक है, विथ कोलेजन फाइबर। देखो यहाँ पे इलास्टिन है, यहाँ पे कोलेजन है, तो ये मीडिया में इलास्टिन का कोलेजन कर देगा, और ट्यूनिका एक्सटर्ना का कोलेजन का इलास्टिन कर देगा, ठीक है, देखना, ठीक है। तो हमें ये वाला अगर अंडरस्टूड है तो ये वाला तो अंडरस्टूड हो ही जाएगा, ठीक है। मोटा सा इंसान, मीडिया, स्मूथ मसल, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। इसको कैसे याद किया था, इनर लाइनिंग, स्क्वैमस एंडोथेलियम, इनर, ऐसे याद किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स, ठीक है, मतलब कि जो वेन्स होता है, ठीक है, जो वेन्स होता है, ठीक है, उसका जो ट्यूनिका मीडिया जो बीच वाला लेयर है वो थिन होता है, ठीक है। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया मोटा होता है, ठीक है, वेन्स का ट्यूनिका मीडिया पतला होता है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि जो वेजो डाइलेशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक्टिविटी है आर्टरीज करता है,
वेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए बीच वाला ट्यूनिका मीडिया को मोटा होना पड़ेगा, स्मूथ मसल। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर्टरीज में स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं, इलास्टिन फाइबर ज़्यादा होते हैं, वेंस में स्मूथ मसल और इलास्टिन फाइबर कम हो गए, ठीक है। और अच्छा, वेंस जो होता है, ठीक है, वो अच्छा इसमें आखिर ट्यूनिका मीडिया ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज आर्टरीज में ना ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। और आर्टरीज डीप में होता है, ठीक है, और वेन सुपरफिशियल होता है, ठीक है। अगर ये डीप में ना रहा है तो हम सोएंगे, मुड़ जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा ऑर्गन के पास, ऑर्गन फेल हो जाएगा, मर जाओगे, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल होता है, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया इसका मोटा होता है ताकि मैकेनिकल सपोर्ट से भी बचा सके। और वही वेन्स है तो इसमें कम होगा, मतलब पतला होगा। और ये सुपरफिशियल होता है, हमें पता है इसमें वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है। तो अगर ये दब भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सुपरफिशियल होता है, ठीक है। कोलैप्सिबल होता है वेन्स, ठीक है, ये कोलैप्सिबल होता है बिकॉज पतला सा है इसका ट्यूनिका मीडिया। और आर्टरीज कोलैप्सिबल नहीं होता बिकॉज कोलैप्स होगा तो भाई ऑक्सीजन रुक जाएगा, तो हमारा ऑर्गन डेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है कि हाँ, क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंजेक्शन देंगे, कहाँ पे इंजेक्शन देंगे, कौन से वेसल्स में इंजेक्शन देंगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो हमें पता है 3 प्रकार के इंजेक्शन, ठीक है। एक तो हम वेन्स में देते हैं, ठीक है। दूसरा हम मसल्स में देते हैं। तीसरा जो हम स्किन का जो डर्मिस है वहाँ पे देते हैं। वहाँ पे कौन सा देते हैं? इंसुलिन वगैरह हो गया, हार्मोनल इंजेक्शन दे देते हैं। तो स्किन पे है भाई, बहुत दिनों तक छोटा छोटा वेसल्स आता है तो बहुत दिनों तक दवा घुलता है, तो बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। मसल्स में भी ब्लड के सर आएगा, वेसल्स वगैरह, तो धीरे धीरे जाता है दवा, ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगता है। वेन्स में विद इन 0.8 सेकेंड का, हमें पता है 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल होता है। तो वेन्स में अगर हम डालेंगे, सुपरफिशियल भी होता है, तो 0.8 सेकेंड में सर्कुलेट कर देगा, तो वेन्स आंसर जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये डबल सर्कुलेशन ECG तक हो चुका है। डबल सर्कुलेशन में हमने ये देख लिया है कि कौन कौन से, या ये इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमने देख लिया है, ठीक है। इनर जो ट्यूनिका इंटीमा है, इसमें एंडोथेलियम होगा। ट्यूनिका मीडिया है तो मसल्स होंगे, स्मूथ मसल्स और इलास्टिन फाइबर होगा, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना में कोलेजन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू, तो CC से भी याद कर सकते हो, दोनों इसका CC है और E भी C की तरह दिखता है, तो ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि एक्चुअल हमें पढ़ना है वो दिखाएगा, और वो हमने ऑलरेडी ही पढ़ रखा है, ठीक है। बट हम NCERT एक बार झांक लेंगे।